नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं हम लोग कि आप तक कुछ ऐसे स्टॉक पहुंचाए जो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देने वाले हैं। एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटेजी वहां पे हमें दिख रही है, मोमेंटम दिख रहा है, किस प्रकार से वो कंटिन्यू रह सकता है, नहीं रह सकता है, एक्चुअली क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। 2024 खत्म होने के लिए सिर्फ एक क्वार्टर ही अभी बाकी है, 3 महीने बाकी है। सेकंड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है। इस महीने के अंदर 15 दिन के बाद, मतलब 15 तारीख के बाद हमें बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट देखने मिलने वाले हैं। इन स्टॉक के किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं, उसी हिसाब से आने वाला अगला क्वार्टर किस प्रकार से रह सकता है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल हम बात करें ना, तो इस 3 महीने में एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमें दिख रही है। रेट कट ऑलरेडी चाइना ने कर दिया, यूएस ने कर दिया, यूरोप ने कर दिया, इंडिया भी करने की कगार पर है। वहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं, आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो किस प्रकार के स्टॉक बढ़ सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपको एक क्लैरिटी दे ग्रोथ स्ट्रेटजी कौन कौन से स्टॉक में हमें नजर आ रही है। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी आपको देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की कंपनी है, जहाँ पे 23 के आसपास इसकी सेल्स ग्रोथ हमें नजर आ रही है। 23% सेल्स ग्रोथ विच इज़ अ रियली ह्यूज सेल्स ग्रोथ। इंडिया के अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सेल्स ग्रोथ है ना, ये बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ है जो आने वाले 10 साल में इजीली मेंटेन हो सकती है। रीज़न बिहाइंड दैट कि इंडिया में बहुत कम कंजम्पशन हो रहा है ऑटो का, मतलब 4 व्हीलर लो या 2 व्हीलर्स लो, इसका और पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, वो बहुत स्लो लेवल पे हो रहा है, बट आगे जाके ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके पीछे का रीज़न है इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। कुछ ही सालों में ये डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, बट डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन करें कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का पेनिट्रेशन कैसा है, तो इंडिया में बहुत कम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का बाइंग हो रहा है, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कितना ज़्यादा बढ़ सकता है? कम से कम 20 से 30 गुना बढ़ सकता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। बात करते हैं हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो सेल्स है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये सेल्स? क्योंकि इसके पहले अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन्वेंट्री क्यों बढ़ चुकी थी, कैसे बढ़ चुकी थी, उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है। कल मैंने ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में वीडियो बनाया है, कुछ सेक्टर्स के बारे में वीडियो बनाया है, जहाँ पे लाइव सेशन लेके 50 मिनट्स के आसपास है। प्लीज़ जाके मराठी संकेत चैनल पर आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बताया था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे रह सकती है। अगेन कमिंग बैक टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टाटा मोटर्स वगैरह है, बजाज ऑटो वगैरह है, इनकी जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सेल्स थोड़ा सा कम हो रहा था, इन्वेंट्री बढ़ रही थी। इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने कंप्लेंट कर रखी थी कि आप प्रोडक्शन कम करो, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने का इतना ज़्यादा सुविधा हमारे पास नहीं है, ताकि ओवरऑल सेल्स पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे जाके आ सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। और उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि प्रोडक्शन कम करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, सेल्स बढ़ाना इज़ द सोल्यूशन। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट अनाउंस किए। उसी के साथ साथ अब दिवाली आ रही है, दिवाली पे बहुत ज़्यादा लोग परचेस करते हैं। जितना ज़्यादा आप परचेस करने लग जाओगे उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ेगा और जो भी इन्वेंट्री है वो खत्म होने लग जाएगी। ये इन्वेंट्री इस दिवाली पे खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा क्लियर ओपिनियन है और मैंने ये बहुत बारी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक का पीई अगर आप देखो तो 35 के आसपास नज़र आ रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री पीई 32 के आसपास है। थोड़ा पीई रेशो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पीई रेशो ज़्यादा नहीं बोल सकते, उसको प्रीमियम बोल सकते हैं। महंगा नहीं बोल सकते, प्रीमियम बोल सकते हो। महंगा और प्रीमियम इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप डीमार्ट को कंपेयर करो तो डीमार्ट में आपको नज़र आ जाएगा कि वैल्यूएशन प्रीमियम है, महंगा नहीं है, क्योंकि ऑलवेज एक प्रीमियम चीज़ प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलती है। इसीलिए थोड़ा एडजस्ट उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन उसको देना ही पड़ेगा। इसीलिए पी रेशो उनका थोड़ा हायर साइड हमें नज़र आता है। 23% की सेल्स ग्रोथ, बहुत बड़ी सेल्स ग्रोथ ये होती है। यहाँ पे अगर आप बात करो ना
तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सेल्स है वो धीरे धीरे आपको आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि धीरे धीरे बोल नहीं सकते, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। 20%, मोर देन 20% की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। जहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप बात करो तो 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और इस स्टॉक में अगर हम करंट सेल्स की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसयूवी का जो सेल्स है 24% से ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि 51,000 प्लस यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। ट्रैक्टर का सेल्स 3% से ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट जो है 25% से बढ़ा हुआ है। थ्री व्हीलर का सेल्स उनका 27% से बढ़ा हुआ है। एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रैक्टर का सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पे गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया था फॉर द फार्मर्स, ताकि फार्मर्स और ज़्यादा बेटर हो सके, और इसका परिणाम हमें ट्रैक्टर की सेल्स ग्रोथ से नज़र आ रहा है। जितना ज़्यादा ट्रैक्टर का सेल्स बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा फार्मर भी बढ़िया कमाना शुरू कर देंगे, और उसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। बात करते हैं बजाज की। बजाज की भी 28% से सेल्स ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। पर यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो सेल्स ग्रोथ है ना, ये लिमिटेड पीरियड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कंसिस्टेंटली हमें आगे भी बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो सेल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है आने वाले 10 सालों के अंदर। सो दैट आप एक काम कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो अमेरिकन कंपनीज के साथ, अमेरिकन सेल्स के साथ, अमेरिकन ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल आगे जाने वाला है। बट ये फिलहाल शुरुआत है। बजाज ऑटो की हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा 17% की सेल्स ग्रोथ है। लाखों बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये लोग पर मंथ, और उसमें भी 17% की पर ईयर ग्रोथ, मतलब ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। 20 के आसपास, मतलब 24 समथिंग, 23 समथिंग प्लस आसपास ये सेल्स ग्रोथ इनकी थी ना। बजाज की अगर हम देखें तो 17% की है। इनका पी 42% है, बट महिंद्रा का पी 35% हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं और एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज छुट्टी है, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ऑफिस में कोई भी नहीं है, मैं ही शूट करूँगा, मैं ही अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है एक वीडियो डेली आपको देखने मिलेगा, संडे छोड़ के। सो हर दिन आपको एक वीडियो मैं देता ही देता हूँ। ये कंसिस्टेंसी पिछले 6 सालों से हमने मेंटेन रखी है। सो इसके लिए मेहनत लगती है, इसको आप अप्रिशिएट करोगे। जब भी आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मुझे पैसा नहीं मिलता है, बट आनंद मिलता है, क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। इतना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो। उसको कंपेयर कर सकते हो आयशर मोटर के साथ भी। आयशर मोटर का भी सेल बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले देखते हैं हम महिंद्रा का चार्ट, जो कि एक ग्रोथ लेवल पे हमें नज़र आ रहा है, जिसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे पुराने पैटर्न्स के साथ तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ये कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट देके एक तगड़ा ब्रेकआउट अभी फिलहाल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो आप समझ जाना कि क्या हो सकता है। बट ये कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ, सो दैट ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। अगर इसको कंपेयर करते हो आप टाटा मोटर के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा मोटर का पी जो है सिर्फ 10 है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि टाटा मोटर का डेट बहुत ज़्यादा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। टाटा मोटर का सेल बढ़ रहा है। JLR इज़ अ बिगेस्ट बेट जो इन्होंने ले रखी थी, वो सक्सेसफुल इनके लिए साबित हो चुकी है, इसीलिए JLR का सेल भी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से इनका जो EPS बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से इनका PE बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा था। अदरवाइज इनका भी PE बहुत ग्रो होना चाहिए, PE ज़्यादा बढ़ना चाहिए, बट ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इनका EPS भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। संवर्धना मदरसुमी की बात हम करने वाले हैं। रीज़न बिहाइंड दैट कि जब भी कोई कंपनी का सेल बढ़ता है, जब भी कोई कंपनी का बहुत ज़्यादा यूनिट सेल होता है, वो कंपनी
कोई भी हो, मतलब आप आयशर मोटर की बात करो, टाटा मोटर की बात करो या महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करो, तो ये कंपनी सारे प्रोडक्ट इन हाउस नहीं बनाती है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लाखों स्पेयर लगते हैं। मैं कार की बात कर रहा हूँ, अगर कोई छोटा मोटा भी, अगर मैं पेन भी बनाता हूँ या ये पेन भी बनाता हूँ, ये पेन बनाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स लगते हैं। ये कंपोनेंट मल्टीपल वेंडर से आयात किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं या परचेस किए जाते हैं। भले ही ये इंडिया से परचेस करे या आउट ऑफ इंडिया से परचेस करे, ये करने के लिए इनको ना बहुत सारे वेंडर ढूंढने पड़ते हैं। अब वन ऑफ द कंपनी है संवर्धना मदरसन, जो आईने प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ मल्टीपल चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये कौन कौन से स्क्रीन्स वगैरह सारी प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ये प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेकर्स को। इनके सारे बड़े बड़े वेंडर्स हैं, या इनके बोल सकते हो आप, ये सप्लाई करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, कार मैन्युफैक्चरर को, जहाँ पे मारुति है, टीवीएस है, उसके साथ साथ हुंडई है, टोयोटा भी इनका वन ऑफ द कस्टमर है। सो बड़े बड़े प्लेयर्स को ये लोग सप्लाई करते हैं, जहाँ पे इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का कैश फ्लो पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये इसके पास। आप देखो तो कंपनी ने 6 महीने में ही पैसा सीधा डबल कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो लो है ना 64-70 के आसपास जो कंपनी थी, वो ऑलमोस्ट 210 तक पहुंच चुकी है 2023 के ही अंदर। 2023 से सीधा आप बोल सकते हो 220 पहुंचना, विच इज़ अ बिग डील। 4 टाइम्स कंपनी बढ़ चुकी है 2023 की मैं बात करूँ वहाँ से, और 6 महीने में सीधा इसने डबल कर ही दिया है पैसा, डबल से भी ज़्यादा। तो इस लेवल से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनका सेल्स भी बढ़ रहा है। पीई रेशो देखो तो 46 के आसपास इनका पीई रेशो नज़र आ रहा है, जहाँ पे सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 20 के आसपास हमें नज़र आ रही है। अब ये जो ग्रोथ है ना, ये ज़बरदस्त ग्रोथ है। अब मज़ेदार चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी EPS देखो तो सिर्फ 4.5 दिखाई दे रहा है, बट इनका अगर ROC देखो सिर्फ 13 नज़र आ रहा है। इसीलिए ये जो कंपनी 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है ना, इनका अगर आप सेल्स देखो तो 1 लाख करोड़ के आसपास है। इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। इनका अगर प्रॉफिट रेशो आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 3-4% के आसपास ये लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उसके पहले ये बहुत कम जनरेट कर रहे थे, अभी ऑलमोस्ट 3 और 3.5% का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ये और ज़्यादा बेटर हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी, और ज़्यादा ग्रो कर रही है, ब्रेकआउट्स वगैरह दिखा रही है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी पे ला रहा है। FII की बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग थोड़े कम कर दिए है, विच इज़ थोड़ी निगेटिव साइड इसकी दिखा देता है। बट मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव साइन ये नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं और ज़्यादा कंपनी को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं। FII ऑलमोस्ट 13.51% है और DII 19.79%, विच इज़ नियर अबाउट 20%, और ये 14% आप मान सकते हो, विच इज़ ओवरऑल 24% के आसपास FII और DII लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे प्रमोटर थोड़ा वो भी स्टेक अपने कम कर रहे हैं। फिर भी इनकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी ग्रो होती हुई हमें नज़र आ रही है। दूसरा स्टॉक हम आगे देखने वाले हैं जो है दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइजर्स और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट एक है, और उसके साथ साथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 14,000 करोड़ का है और स्टॉक का पी है 26। ये भी ब्रेकआउट पे आ चुका है, जैसे कि मदरसन आया था। मदरसन का ये जो चार्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेम हम डिस्कस करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट के रिगार्डिंग। इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है, बहुत पुराना ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 2022 का ब्रेकआउट अभी हो चुका है, तो ये तगड़ा ब्रेकआउट माना जा सकता है। कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और बन चुका है, और जो ब्रेकआउट है वो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आगे जाके हमें नज़र आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि फिलहाल जहाँ पे US, यूरोप और चाइना ने भी रेट कट कर दिया है, इनका रेट कट होने की वजह से होगा ये कि जितना ज़्यादा ये लोग रेट कट करते जाएंगे उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो होता जाएगा, पैसा सस्ता मिलेगा, लोग कंज्यूम करने लग जाएंगे। कोविड के वक्त की हम बात करते हैं, इनकी वाट लग चुकी थी। दीपक नाइट्रेट की हम बात करते हैं, सेम यहाँ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ चुका था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कि सेल्स जो है इनका बहुत ज़्यादा
कम हो रहा था। रीजन बिहाइंड दैट चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था। जो भी प्रोडक्शन उन्होंने कर लिया है वो सीधा डंप कर रहे थे इंडिया में आके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्शन उन्होंने चाइना ने किया था वो सेल्स वहाँ पे नहीं हो रहा था। वहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लोग डंप कर रहे थे अदर कंट्रीज में। कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्शन करके अपने पास रख देती है वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। जैसे कि हमने ऑटो मेकर्स के बारे में डिस्कस किया, डिस्काउंट देके वो लोग अपनी कार बेचने लग जाएंगे क्योंकि उनको इन्वेंट्री कम करनी है। कोई भी प्रोडक्ट आप बना के अपने पास रख देते हो विच इज़ अ बिग कॉस्ट फॉर यू। समझ जाना, 100 करोड़ का माल मैंने बना रखा है और मैं बना के अपने पास ही रख रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के लिए अपने पास रखता हूँ तो उसका इंटरेस्ट क्या हुआ, 100 करोड़ का इंटरेस्ट वहीं पे ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ लग जाएगा, विच इज़ नियर अबाउट 12-13%। उससे भी ज़्यादा हेवी इंटरेस्ट पे करके ये लोग मनी बोरो करते हैं। तो समझ जाना 12-13 करोड़ का डायरेक्ट लॉस हुआ। इनडायरेक्ट लॉस क्या है? ऑपरेशन कॉस्ट, जो भी ऑपरेट कर रहे हो उसकी कॉस्ट आती है, मैन पावर की कॉस्ट आती है, उसकी हैंडलिंग की कॉस्ट आती है, उसको स्टोर करने की कॉस्ट आती है, वहाँ पे कंज्यूम कर लेता है वो जगह, उसकी कॉस्ट आती है। सो ये सारी कॉस्ट मिला के ना कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस ले लेती है, 20-25% तक के लॉसेस जाते हैं। दैट्स वाई कंपनी सोचती है कि मैन्युफैक्चरिंग से भी 2-3% कम मिले ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-4% लॉस उठा लेंगे, ओवरऑल 4-5% लॉस हम ले लेंगे और डंप कर देंगे कहीं जाके। वहाँ से होता यह है कि बड़ा लॉस उनका अभी से कम हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट में अपना नाम बड़ा हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कॉम्पिटिटर को मारने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो। दैट्स वाई ये लोग बहुत नेक्स्ट लेवल अदर कंट्रीज में जाके डंप करना शुरू कर देते हैं। सो इन्होंने इंडिया में डंप कर दिया, इन कंपनियों का लॉस हुआ, इन कंपनियों का नुकसान हुआ। उसके साथ साथ इंडिया ने सीधा उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। दैट्स वाई उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए ताकि अपने देश को भी फायदा हो। रेट कट करने की वजह से होगा ये कि केमिकल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ जाएगी, जिससे इन सारी कंपनियों का फायदा होने वाला है और ये डंप भी नहीं करेंगे। दैट्स वाई दीपक नाइट्रेट भी अभी चर्चा में है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। इसने भी फ्लैग एंड पोल लंबा पैटर्न बना दिया है, ये ब्रेकआउट की कगार पर है, इसको भी आप वॉच कर सकते हो। पी 50 के आसपास है, फिर भी इनका जो सेल्स ग्रोथ है 21 के आसपास है, जो कि इस स्टॉक का सिर्फ 14 हमें नजर आ रहा है, जो कि और बेटर हो सकता था क्योंकि सिर्फ कंपनी 14,000 करोड़ की है, फिर भी इनकी सेल्स ग्रोथ एज कंपेयर टू दीपक नाइट्रेट कम है। दोनों कंपेरेबल नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी जो सेल्स ग्रोथ है वो एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूं कि सेल्स ग्रोथ अगर नहीं होगी छोटे कंपनियों की तो नेक्स्ट लेवल जाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई दीपक फर्टिलाइजर जो है, दीपक फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी एक्चुअली जो बनाती है नाइट्रिक एसिड, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके साथ साथ मेडिकल ग्रेड का जो ये अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। सो दैट 2 साल के अंदर जो भी इनके साथ हुआ था वो अच्छा खासा अभी ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। पॉजिटिव नोट पे हम इसको देख सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस स्टॉक को आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसको आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के साथ, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है। अभी भी मुझे ये बिल्कुल भी महंगा नहीं लग रहा है क्योंकि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है ना, भले इसका पीई आपको 74 के आसपास नजर आ रहा होगा, फिर भी इसकी सेल्स ग्रोथ है 36 के अप्रोक्सीमेटली करीब है। जो कंपनी हर साल 35-36% से ग्रो होती है, आप सोच लेना किस लेवल का इनका काम होगा। 36% के आसपास की सेल्स ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए ये जो स्टॉक है ना, आपको नेक्स्ट लेवल के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत तगड़ा ग्रो हो चुका है। 2023 में ही इसकी मार्च में प्राइस थी 80-90 के बीच में, अब ये सीधा 700 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट इसकी जो ग्रोथ है वो 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी है। इतनी तगड़ी ग्रोथ करने वाला ये स्टॉक है, फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, ये पीए एडजस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर ये 35% से ही ग्रो होते रहेंगे ना आने वाले कुछ सालों तक, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल यहाँ से भी जा सकता है। क्योंकि इनका ईपीएस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स इनके बढ़ जाएंगे उतने ज़्यादा ईपीएस बढ़ेंगे और पीए आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी आपको थोड़ा एनालाइज करके देखना होगा।
और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्टॉक है, अगर खराब परफॉर्म करने लग जाता है, सेल्स ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी, तो समझ जाना कि भाई साहब स्टॉक करेक्ट होना शुरू कर दे सकता है। और ये स्टॉक करेक्शन कुछ महीने कुछ सालों तक भी चल सकता है। इसीलिए हमें सेल्स ग्रोथ पे नजर होनी चाहिए। ऊपर नंबर किस लिए दिए हमने? क्योंकि ऐसे ही स्टॉक हम पिक करते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टॉक पिक करते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। रीचमी नाम का एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी, जहां पे लाखों लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न भी कमा रहे हैं। नो डाउट स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे थोड़ी रिस्क होती है, बट उसको किस प्रकार से हेज करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारा गाइड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्या कर सकते हो आप? इस नंबर को कॉल कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी आज ही शुरू कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से जल्द आपको ये सारे स्टॉक रिव्यू करने होंगे। उसके साथ साथ और कौन से स्टॉक आपको बढ़िया लग रहे हैं, कौन से सेक्टर आपको बढ़िया लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो और इस चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।